नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आरबीएल बैंक जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उसके अभी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया रहे हैं। 230 करोड़ के आसपास उनका प्रॉफिट बुकिंग रहा है यहाँ पे। पिछले साल ये 69 करोड़ के आसपास था और अब यानी 3 गुना ये बढ़ गया है। तो इस वजह से तो वो चर्चा में है ही साथ अपने क्रेडिट कार्ड सेगमेंट को लेकर के भी वो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें क्रोनोलॉजिकल वे में जाना पड़ेगा। कैसे कैसे शुरुआत हुई, फिर क्या हुआ और फिर अभी बैंक कौन से पोजीशन पे हैं, क्या उनके आगे का फ्यूचर प्लान है, कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुरुआत होती है 2014 से। 2014 में ना रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड था, इसको आरबीएल बैंक जो है, इसका जो क्रेडिट है, इंडिया क्रेडिट बिजनेस है ना, इसको एक्वायर करता है। और इसके बाद से जो रिटेल, खास करके जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है, उस पे इनका दबाव बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ पे इन्होंने दाव लगाना शुरू किया। अब क्या है ना कि 2014 के आसपास अगर आप इमेजिन करें, इंडिया का अगर मार्केट आप देखें, इंडियन मार्केट में क्रेडिट कार्ड से लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या काम है इसका, इसकी रीपेमेंट कैसे करनी होती है। तो ये चीज़ मार्केट बहुत बड़ा था, लेकिन लोग जो थे वो इसको बहुत ज़्यादा कम जानते थे। प्लस यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कम थे। तो बैंक को लगा कि यहाँ पे दाव लगाना ना बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो उनको लगा कि अब ये सेगमेंट में ना अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, तो इस पर दाव लगाया जाए। अब इसके बाद क्या हुआ कि बैंक ने ना धड़ल्ले से यहाँ पे कस्टमर्स जोड़ना शुरू कर दिया क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के लिए। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से कस्टमर्स जोड़ना शुरू हुए। देखिए, ट्रेडिशनल तरीका तो अपनाया ही गया कि ठीक है, जिस तरीके से जोड़ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फिनटेक कंपनीज थी उनको जोड़ा गया, एनबीएफसीज को जोड़ा गया। अब फिनटेक ऐप्स के थ्रू ना यहाँ पे कस्टमर्स लेना बहुत इजी हो जाता है। आप कस्टमर से कांटेक्ट बना पाते हैं और उनको अपने साथ जोड़ पाते हैं। यहाँ पे जो सबसे रिस्की काम किया गया, जिसके वजह से आगे चल के इनको दिक्कत होती है, वो ये है कि न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स को जोड़ा गया। अब न्यू टू क्रेडिट क्या टर्म है, ये समझते हैं। न्यू टू क्रेडिट का मतलब है कि ऐसे कस्टमर्स को जोड़ना जिनको क्रेडिट कार्ड का कुछ पता नहीं है, प्लस उन्होंने अभी तक इस तरह की कोई उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रही है। तो बेसिकली आपको ये पता ही नहीं है कि वो लोन का जो उनका रीपेमेंट है वो कैसे कर पाते हैं, उनका बिहेवियरल पैटर्न क्या रहा है टुवर्ड्स लोन, किस हिसाब से उनका वो रीपेमेंट कर पाते हैं, किस हिसाब से मतलब उनकी कोई हिस्ट्री रही है पेमेंट फेलियर की या कुछ भी ऐसा, ये सब आपको कुछ नहीं पता। आपको सिर्फ आपका इतना फोकस है कि आपने कस्टमर्स जोड़ना शुरू कर दिया। अब यहीं पे सबसे बड़ा जो रिस्की फैक्टर था वो यही था। अब बैंक को ये दिख रहा था कि भाई ग्रोथ हो रही है, तो वो उसी सेगमेंट में आगे बढ़ते चले गए। और यहाँ से क्या हुआ कि अब देखिए, मार्केट बहुत बड़ा है क्रेडिट कार्ड का। तो मार्केट बहुत बड़ा था, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी, रिस्क भी उतना ही बड़ा था। लेकिन इसका जो रिस्क उभर करके ये थोड़े दिन बाद सामने आया। अब इसके बाद कट टू कोविड-19 यानी कि पैंडेमिक का दौर। पैंडेमिक के दौर पे क्या था कि लोगों के जॉब्स पर असर पड़ा, सैलरीज पर असर पड़ा, सैलरीज कट हुई, जॉब जाने लग गई और यहाँ पे जो उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी थी उस पर भी काफ़ी हद तक असर पड़ा है। अब क्या है ना कि क्रेडिट कार्ड जो है एक अनश्योर्ड लोन होता है, मतलब कि कोई कोलैटरल नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़ॉल्टर्स की संभावना है वो इसी एक सेगमेंट में पड़ती है, क्योंकि पता ही नहीं है कि वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या उनका रहने वाला है यहाँ पे पैटर्न। और यहाँ पे भी अब अगर आप इस चीज़ को देखें ना, सारे बैंक पे इक्वली इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आरबीएल बैंक पे इसलिए इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि न्यू टू क्रेडिट यानी कि ऐसे कस्टमर्स को जोड़ना जिनके लिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बहुत ही एक नई चीज़ थी और उनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनकी रीपेमेंट की क्या कैपेसिटी है वो नहीं पता है, पेमेंट कर पाते हैं टाइम से, नहीं कर पाते हैं टाइम से, डेलिक्वेंसीज हैं, कुछ भी नहीं पता है। और आपने उनको एज अ कस्टमर्स जोड़ दिया क्योंकि उस टाइम पे ग्रोथ दिख रही थी। अब इसके साथ रिस्क भी था। यहाँ पे क्या आता है कि ऐसे टाइम पे जब भी इस तरह की कोई इकोनॉमिक शॉक लगता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो न्यू टू क्रेडिट है यानी कि इस तरह के ही कस्टमर्स का उन्हीं पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा रीपेमेंट पे जो फेलियर है वो इन्हीं कस्टमर्स में देखा जाता है, इनके ही पैटर्न पे चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो यहाँ से क्या है कि स्ट्रेस फेज जो है शुरू हुआ। कोविड-19 के फेज को स्ट्रेस फेज भी इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे
एनपीएस बढ़ना शुरू हो गए और राइट ऑफ्स बढ़ना शुरू हो गए। कंपनी ने मान लिया कि भाई अब ये पैसा तो हमें वापस नहीं मिलने वाला है, ये लोन का जो पैसा उन्होंने दिया है। बहुत सारे मतलब एनपीएस इस हद तक बढ़ने लग गए कि जो बैंक है उनको ये चीज़ लगने लग गया कि अब जो हमारा ये जो लोन था अब वो नॉन परफॉर्मिंग असेट में बदलने लगा है। अब इसके बाद से मार्केट रिएक्शन भी सामने आने लग गया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलने लग गए कि बैंक की जो स्ट्रैटेजी रही है शुरुआत से ग्रोथ की, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रही है। क्यों? क्योंकि बैंक ने सिर्फ ऐसे ग्रोथ पर ध्यान दिया पर उससे जुड़े जो रिस्क है उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह के बहुत सारा एक्सपर्ट ओपिनियन भी सामने आने लग गया और इससे क्या है कि इससे मार्केट जो है, मार्केट में जो स्टॉक है वो भी बहुत अंडर परफॉर्म करने लग गया। तो इसका असर देखिए हर तरफ, हर सेगमेंट में अच्छा खासा यहाँ पे दिखने लग गया। कोविड-19 के बाद बैंक ने ये सोचा कि अब हम क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देंगे, अब हम क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे ध्यान देंगे। यानी कि ऐसे कस्टमर्स को जोड़ना जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सके, जो पूरा का पूरा लोन है वो टाइम पे पेमेंट यहाँ पे कर सके, उनकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री उनके पास हो, ताकि वो समझ पाए कि ये क्वालिटी वाले कस्टमर्स हैं, ये अपना टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से बैंक ने अपना जो पूरा स्टैंडर्ड था लोन को देने का या फिर क्रेडिट कार्ड को देने का, उसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा टाइट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे कस्टमर्स की इनकम देखी जाने लग गई, रीपेमेंट हिस्ट्री देखी जाने लग गई, स्पेंडिंग बिहेवियर देखा जाने लग गया और बहुत सारे तमाम जो रूल्स हैं उनको और स्ट्रिक्ट किया गया, ताकि इस तरह की जो अभी तक जो एनपीए और इस तरह की जो चीज़ें होती आ रही थी स्पेशली पैंडेमिक में, वो चीज़ें बैंक के साथ रिपीट ना हो। कस्टमर्स जो थे, अब इससे हुआ क्या कि कस्टमर्स जो थे उनके पास बहुत क्वालिटी कस्टमर्स आने लग गए। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया और एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पे कम पड़ने लग गई। अब अभी बैंक की क्या सिचुएशन है, हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, बैंक के तरफ से जो मैनेजमेंट है उसके तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि 2027 के फर्स्ट हाफ में भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को लेके स्ट्रेस बना रह सकता है। सेकेंड हाफ में ये काफ़ी हद तक कम रहेगा। ऐसा क्यों है? देखिए, क्रेडिट कार्ड का जो पूरा डिफ़ॉल्ट है ना, वो ओवरनाइट रिजॉल्व नहीं हो सकता है, टाइम लगता है उस चीज़ को रिकवर करने में। तो इसीलिए बैंक अभी उन चीज़ों पे लगा हुआ है। हालांकि पहले के कंपैरेटिवली बैंक अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2027 के फर्स्ट हाफ तक, मतलब आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको अभी भी स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। हाँ, सेकेंड हाफ में काफ़ी हद तक इनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक वापस ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी, बैंक का ऐसा कहना है। तो अगर हम इसको पूरा समझने की कोशिश करें ना, बैंक ने एक ग्रोथ इंजन अपना रखा था, वो था क्रेडिट कार्ड। उनको लगा कि भाई इसी साइड से अगर हम चलेंगे अच्छा खासा हम यहाँ पे ग्रोथ हमें मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ रिस्क था, वो इग्नोरेंस जो थी उस रिस्क का, वो यहाँ पे आगे चल करके उनको दिक्कत करने लग गया। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ पे बैंक, जो आरबीएल बैंक है, उसको अच्छा खासा उड़ान देने का क्रेडिट कार्ड काम करता है शुरुआत में, लेकिन उसके साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ था उसने काफ़ी हद तक इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अब देखिए, आरबीएल बैंक ने ना शुरुआत से ना ग्रोथ इंजन अपना क्रेडिट कार्ड सेगमेंट को माना था। उनका ऐसा मानना था कि भाई इसी के थ्रू हमें ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन हुआ क्या, ग्रोथ से सीधे करेक्शन की लाइन पे आप आके खड़े हो गए। अब क्या होता है कि अब आगे वाले टाइम पे जो अब मैनेजमेंट जिस हिसाब से बता रहा है 2027 के सेकेंड हाफ में, जैसा मैनेजमेंट का कहना है कि भाई काफ़ी ज़्यादा परिस्थिति जो है वो ठीक हो सकती है। अब इसके जुड़े क्या अपडेट्स आने वाले हैं, क्या ऐसा सच में होगा जैसा मैनेजमेंट यहाँ पे क्लेम कर रहा है, ये तो देखिए वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो भी इसके साथ अपडेट्स आएंगी, जो भी शेयर प्राइस से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी, वो तो हम आपके साथ शेयर करते ही रहेंगे। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए आप देखते रहिए मनी9।